हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। लास्ट क्लास के अंदर हमने रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के बारे में हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से ये होता है, इसके कौन कौन से रीजंस होते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रीजन थे, जब कोई किस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो इस फंक्शनिंग को, हाइपर वेंटिलेशन को स्टिमुलेट कर रहे थे। ठीक है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के कॉजेज कौन कौन से, कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के जो कॉजेज थे, ठीक है, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर या सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन से कॉजेज है जो ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे थे। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट कॉज बताया था आपको, हाइपोक्सिया। मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉज बताया था आपको स्टूडेंट्स, हाइपोक्सिया। ये COPD के केस के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि हाइपोक्सिया किस तरीके से रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा को स्टिमुलेट करता है, और क्यों हाइपोक्स सीओपीडी के केस के अंदर, क्यों सीओपीडी के केस के अंदर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल दिया जाता है पेशेंट को। उसके बाद हमने देखा था स्टूडेंट्स असेसमेंट के बारे में कि कौन कौन से सिस्टम, मान लीजिए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की कंडीशन है वो पेशेंट के अंदर अराइज हो चुकी है, और उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से ऐसे जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उनके अंदर से क्या क्या साइन एंड सिम्टम निकल करके बाहर आते हैं, किस तरीके से वो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस को रेस्पॉन्ड करते हैं, वो सारा कुछ हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट आज की क्लास में हम देखेंगे इंटरवेंशंस, कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी इंटरवेंशंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, या किस तरीके से हमें रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है उसको मैनेज करना। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके बारे में जब भी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के मैनेज करने के बारे में हम देखें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले हमें मॉनिटर करना है कि पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, कि भाई पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन क्यों हो रहा है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट क्यों कर रहा है अपने आप। ठीक है, हो सकता है उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसके स्टिमुलेशन की वजह से, या कोई और रीजन, जो भी कॉजेज अपने ऊपर पड़े हैं, उन सारे कॉजेज के अंदर से आपको कोई ना कोई कॉज है वो वहाँ पे जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसमें पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, क्या होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। पेशेंट को क्या होगी इसमें, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, नोट करनी है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो पेशेंट को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो किस प्रकार का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो पेशेंट के अंदर देखने को आपको मिल रहा है। नेक्स्ट वन पॉइंट हमें ये कहता है, ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट हमें ये कहता है कि पेशेंट को हमें सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और रीअश्योरेंस देना है। इमोशनल सपोर्ट और रीअश्योरेंस का मतलब यहाँ पे ये है सॉरी, जब भी आप पेशेंट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के पेशेंट को देखोगे तो वो पेशेंट आपको हाइपर वेंटिलेशन के अंदर मिलेगा। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन और बहुत तेज, रैपिड और बहुत ही डेप्थ के अंदर वो क्या कर रहा होगा, रेस्पिरेशन कर रहा होगा। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना होगा, उस सिचुएशन से डील करने के लिए हमें पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है। इमोशनल सपोर्ट का मतलब है, हो सकता है कि पेशेंट को एंजाइटी की वजह से, ठीक है, कि भाई पैनिक एंजाइटी का अटैक है उस वजह से भी हो सकता है, हिस्टीरिया भी हो सकता है पेशेंट को, ये भी एक रीजन था, हमने पढ़ा था ऊपर कॉजेज के अंदर। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। पेशेंट को रीअश्योरेंस देना है। रीअश्योरेंस का मतलब है कि इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हम इसको ट्रीट कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए और बिलीव रखिए, ये रीअश्योरेंस का यहाँ पे मतलब। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को ब्रीथिंग पैटर्न के बारे में एजुकेट करना है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वन इंटरवेंशन है, थर्ड वन इंटरवेंशन ये कहता है कि हमें पेशेंट को ब्रीथिंग पैटर्न के बारे में एजुकेट करना है, कि आप तेज गति से सांस मत लो, आराम से लो, डीप ब्रीथिंग करो और धीरे धीरे सांस लो। ठीक है, उसके बारे में हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, ताकि पेशेंट उस चीज को समझेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे वो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन उसको कम करेगा और डेप्थ उसको कम करेगा, तो धीरे धीरे CO2 का जो लेवल है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाइपर वेंटिलेशन है वो भी ट्रीट हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेशन में बहुत ज़्यादा रैपिड और डेप्थ वो ब्रीथिंग कर रहा था, हम पे रेस्पिरेटरी पैटर्न के बारे में उसको एजुकेट करेंगे। एजुकेट करेंगे तो क्या होगा, वो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन में एक पर्टिकुलर जो नॉर्मल पैटर्न होता है रेस्पिरेशन का, उसके अंदर वो सांस लेने की कोशिश करता है। थर्ड फोर्थ वन हमें क्या करना है, फोर्थ वन हमें पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज के बारे में बताना है। फोर्थ वन हमें क्या करना है, पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज के बारे में बताना है कि कौन कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जिनके थ्रू आप अपने हाइपर वेंटिलेशन को कम कर सकते हो, या जब भी आपको एंजाइटी हो तो उस सिचुएशन के अंदर आप कैसे क्या कर सकते हो। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में हम बता सकते हैं पेशेंट को, ताकि जिससे पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी नॉर्मलाइज रहे और पेशेंट इजीली उसके ऊपर काम कर पाए। ठीक है, तो ये सारा हम पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में हमें क्या करना है, पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट वन जो कि इंपॉर्टेंट है,
नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन थे जो जो हमें सबसे पहले करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं रीब्रीथर मास्क। रीब्रीथर मास्क क्या होता है? ठीक है, रीब्रीथर मास्क एक ऐसा मास्क होता है, रीब्रीथर मास्क। रीब्रीथर मास्क में क्या होता है, जैसे ही आप ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे ही आप सांस लेोगे, रेस्पिरेशन करेगा हमारा पेशेंट, तो उसके साथ ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है। डिलीवर ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन सोर्स, फ्रॉम द ऑक्सीजन सोर्स, ऑक्सीजन सोर्स से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, इन इनहेलेशन, इनहेलेशन प्रोसेस, ठीक है। इन एक्सेलेशन, एक्सहेलेशन, एक्सेलेशन के टाइम पे ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक्सेलेशन के टाइम पे ये क्या करेगा, ये करेगा रिटेन CO2, रिटेन CO2 एट ए नॉर्मल लेवल, नॉर्मल अमाउंट ले देते हैं, नॉर्मल अमाउंट। नॉर्मल अमाउंट यहाँ पे CO2, जैसे आप बाहर छोड़ोगे CO2 को, बाहर छोड़ोगे, ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट था, आपने ऑक्सीजन अंदर ली, ठीक है, रीब्रीथर मास्क लगाया हुआ है पेशेंट को, ऑक्सीजन सांस के साथ वो कनेक्टेड है। अब उस सिचुएशन के अंदर, अब उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो आप CO2 छोड़ोगे तो उसमें से पूरी CO2 बाहर नहीं जाएगी, उसमें से कुछ CO2 है वो रीब्रीथर मास्क के अंदर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ईडियोलॉजी के अंदर कि हाइपोक्सिया है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को किसके लिए स्टिमुलेट करता है, रेस्पिरेशन के लिए। अब हमें यहाँ पे CO2 रिटेन करने का हमारा पर्पज ये है कि हम क्या करेंगे, CO2 को रिटेन करवा करके, और इसी CO2 को हम नेक्स्ट इनहेलेशन के अंदर, ठीक है, CO2 को रिटेन करेगा एक नॉर्मल अमाउंट, ठीक है, थोड़ा अमाउंट है CO2 का वो रिटेन करेगा। अब इन नेक्स्ट इनहेलेशन, नेक्स्ट in next inhalation, oxygen plus CO2 both are being into the lung, लंग्स के अंदर दोनों साथ में जाएगी। अब उस जो वापस से दोबारा जो इनहेलेशन हो रहा है, नेक्स्ट इनहेलेशन हुआ, उसके अंदर क्या होगा, CO2 और ऑक्सीजन दोनों मिक्सर, CO2 दोनों दोनों CO2 और ऑक्सीजन का जो दो मिक्सर बना है वो मिक्सर जाएगा पेशेंट के अंदर, ठीक है, जिससे पेशेंट के अंदर क्या होगा, CO2 है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों? सॉरी, क्योंकि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर हमने स्टूडेंट्स ये देखा है कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर जो CO2 होती है उसका लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम CO2 के लेवल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो रीब्रीथर मास्क को अगर हम डिज़ाइन करें, मैं अगर समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो इस तरह का होता है, कुछ मास्क होता है, ठीक है, अपना ये मास्क होता है नॉर्मल, इसके ऊपर ये चिप होती है जिसपे नोज पे फिक्स करते हैं, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन सोर्स कनेक्ट होते हैं, O2 सोर्स, ठीक है, और इसके ऊपर एक्सेलेशन वाले पे यहाँ पे जो होता है उसके ऊपर एक बैग लगा हुआ होता है, प्लास्टिक का बैग लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, CO2 रिजर्वायर का काम, CO2 रिजर्वायर का वो क्या करता है, काम इस प्रकार का होता है। बाकी में इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जैसे ही अवेलेबल होता है मेरे हेल्थ सेटअप के अंदर, हेल्थ इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं डेफिनेटली उसकी इमेज है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपके लिए डेफिनेटली अपने शॉर्ट्स वीडियो मेडिकल नर्सिंग क्लासेज चैनल के यूट्यूब चैनल के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो में जरूर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये है अपना कि अपन क्या कर सकते हैं, रीब्रीथर मास्क है वो ऑक्सीजन के अंदर, ये जो रीब्रीथर मास्क को उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेकंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, CO2 ब्रीथ विथ रीब्रीथर इनटू द पेपर बैग, ये भी एक इंटरवेंशन है, ये भी हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, CO2 ब्रीथ विथ रीब्रीथर इनटू द पेपर बैग, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि भैया आपको क्या करना है, जब भी आप सांस इस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर जब भी आप सांस ले रहे हो तो आप क्या करोगे, जब भी आप सांस को अंदर खींचोगे तो आपको क्या करना है, पेपर हटा लेना है एक बार, फर्स्ट सांस के अंदर जब आप क्या करो, सांस ले लो, उसके बाद जब आप सांस छोड़ रहे हो
तो एक लिफाफा देंगे हम पेशेंट को, लिफाफा या फिर ऐसा कोई बड़ा पेपर बैग बनाएंगे जिससे क्या है कि हम पेशेंट को पूरा मुंह है वो कवर हो सके यहाँ तक का। ठीक है, ऐसे कर देंगे। मान लीजिए यहाँ ये मेरा हाथ है, उसको आप इमेजिन करिएगा ये पेपर है। ठीक है, ये पेपर है और इसमें हम पेशेंट को यूँ करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आपको सांस छोड़नी है, तो पेशेंट ऐसे वो लिफाफा है उसको अपने मुंह के सामने रख के सांस छोड़ देगा, और सांस छोड़ने के बाद हम कहेंगे कि अब आपको इसी में से वापस से रीब्रीथ करना है। ठीक है, इसी में से क्या करोगे आप, ये ब्रीथ कर लोगे। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, आपको ये अब इससे क्या होगा कि जो CO2 जो पेशेंट ने छोड़ी थी, वापस पेशेंट उसी को CO2 को क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। इनहेल करेगा तो डेफिनेट है कि वहां पर क्या होगा। ठीक है, पेपर बैग का यूज करेंगे, बैग का यूज करेंगे, CO2 का इनहेलेशन, CO2 इनहेल होगी, CO2 इनहेल होगी ना, उस कंडीशन के अंदर जैसे CO2 आप इनहेल करोगे, इनहेल करते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, CO2 का जो लेवल है वो क्या शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा मैं आपको थोड़ा सा मतलब इसको एग्जाम्पल के तौर पर और समझाता हूँ। नॉर्मली हम क्या कहेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। ठीक है, उस पेपर के अंदर पेपर बैग बनाने की कोशिश, एक ऐसा पेपर बैग हो जाएगा और पेशेंट को बोलना है कि आपको इसी के अंदर सांस है वो छोड़नी है। ऐसे पेपर बैग बना लेंगे अपन। ठीक है, तो ऐसे रख के वो पेशेंट अपने मुंह पे ऐसे रख के उसको सांस को छोड़ेगा और इसी में से वापस से रीब्रीथ करेगा। ऐसे रीब्रीथ करेगा तो जिससे क्या होगा, ये पेपर बैग का यूज होगा और इसके अंदर जो CO2 रिटेल हुई थी, पेशेंट ने जो सांस छोड़ी उसमें जो CO2 थी, वही CO2 वापस पेशेंट अपने अंदर लेकर के जा रहा है, जिससे क्या होगा कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो CO2 की वजह से स्टिमुलेट होगा, वो धीरे 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 जो हाइपर वेंटिलेशन है वो भी ट्रीट होगा, साथ के साथ जो CO2 है उसका लेवल भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना इंटरवेंशन, इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है कि हमें जो पेशेंट है उसके रेस्पिरेटरी पैटर्न को हमें मॉनिटर करना है। ठीक है, कौन से पेशेंट, अगर हमारा कोई पेशेंट है क्रिटिकली इल पेशेंट है, उस पेशेंट को अगर हमने क्या कर रखा है, वेंटिलेटर के ऊपर ले रखा है, मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर का मतलब एक मशीन है जो क्या करती है, लंग्स के जैसे काम करेगी, जो आपके अंदर आपके लंग्स में एयर है वो उसको पुश करेगी और बाहर निकालेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब भी हमारा पेशेंट, कोई भी हमारा पेशेंट अगर मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर है, उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, जो मॉनिटर है किसका, वेंटिलेटर का, उसके ऊपर जो सेटिंग हो रखी है उस सेटिंग को हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। साथ के साथ पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है उसको भी हमें क्या करना होगा, मॉनिटर करना होगा और देखना होगा कि जो सेटिंग हमने कर रखी है, ठीक है, जो पैरामीटर्स हमने मैकेनिकल मशीन के ऊपर, मैकेनिकल वेंटिलेटर की जो मशीन है उसके ऊपर सेट कर रखे हैं, क्या उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न है कि नहीं, वो सारा हमें क्या करना होगा, मॉनिटर करना है। ठीक है, साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को जरूरत पड़े, मान लीजिए अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, टिटेनस हो रहा है, टिटेनी हो रहा है। ठीक है, टिटेनी का मतलब क्या है, स्पाजी, ठीक है, मसल्स मसल्स के अंदर स्पाज्म हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन एज पर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पेशेंट को जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसको हमें क्या कर रखना है, बेड साइड पे रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ। रिकॉल करवाने की बात करो स्टूडेंट्स, तो रिकॉल की बात ये है स्टूडेंट्स की कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो किसका एंटीडोट है। अगर हम रिकॉल की बात करें, फर्स्ट वन रिकॉल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो किसका एंटीडोट है, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है। तो जब भी किसी पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है तो सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट के सॉरी पेशेंट के बेड साइड पे हमें क्या रखना होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट रखना होगा। टॉपिक से मत भटकिएगा, ये सिर्फ मैं एक एसोसिएशन के तौर पे आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, अपना मेन टॉपिक है रेस्पिरेटरी एल्केनोसिस। ठीक है, MgSO4 हो गया, MgSO4 कैल्शियम ग्लूकोनेट का एंटीडोट है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका MgSO4 पर क्या एंटी। अब देखिए, इसमें जब भी पेशेंट को MgSO4 थेरेपी चल रही है, ठीक है, MgSO4 कहाँ यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली ऑब्स्टेटिक्स में, मोस्टली इन ऑब्स गायनी, OBGYN। ठीक है,
OBGYN ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है। किस केस में यूज किया जाता है? अक्लेंशिया एंड प्री अक्लेंशिया, इस केसेस के अंदर ये यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या करना होता है? मोस्ट कॉमनली हमें क्या करना है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स प्लस रेस्पिरेटरी पैटर्न, दोनों को क्या करना है? कंटिन्यूसली हमें क्या करना होता है? मॉनिटर करना होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ के साथ हमें क्या करना होगा? MgSO4 के ब्लड लेवल को भी हमें क्या करना है? मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली, ताकि हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे तो हमें पता लगेगा टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा सा ये इसके बारे में, कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात अगर हम करें तो कैल्शियम की डिफिशियंसी, ये प्लस की जब डिफिशियंसी हो जाती है उस केस के अंदर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ कर रहे हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट जब भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? MgSO4 पास में रखना है, ताकि अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम की कमी है, ठीक है, कैल्शियम का टॉक्सिसिटी होगी, हाइपरकैल्सीमिया हो गया, उस सिचुएशन के अंदर हम MgSO4 दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन के अंदर दो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? चौबिस्टिक साइन व टॉर्सो साइन आते हैं दोनों। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? ठीक है, 8 से लेकर के 10.6 तक, 9 to 10.6 है, 8 to 10.6 है, ठीक है। ये सारा इसके बारे में नॉर्मल। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रही लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।